आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सेल कोशिका पर चर्चा करने वाले हैं और वीडियो आप पूरा देखें। कम शब्दों में आपको हम पूरा समझाएंगे। तो प्रिय छात्रों, सेल आपने ये शब्द सुना ही होगा। सेल माने होती है बच्चों कोशिका। सेल माने होती है कोशिका। कोशिका बच्चों जो कोश शब्द है, कोश माने होता है बच्चों घर। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कोश में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है, कोश में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में भी कोश होते हैं, कंप्यूटर में भी सेल होती है, कंप्यूटर में भी सेल होती है। इनमें हम जो भी टाइप करते हैं वो इसमें लिखा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर में। तो आप समझ गए, सेल माने होती है कोशिका या कोशिका में क्या है, कुछ ना कुछ इसमें भरा जाएगा, कोशिका में कुछ ना कुछ भरा जाएगा। तो जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, सजीव हैं, उन सभी में कोशिका पाई जाती है। उन सभी में क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है। कोशिका की खोज सबसे पहले, कोशिका की खोज सबसे पहले बच्चों रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। किससे की थी ये आपको जानना जरूरी है। कार्क की पतली काट, ठीक है, कार्क की पतली काट से रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना देखी जिसे रॉबर्ट हुक ने कोशिका कहा। तो रॉबर्ट हुक ने यह जो काम किया था, यह काम किया था 1665 में। तो ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। रॉबर्ट हुक ने कार्क की पतली काट से कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 में। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। यहाँ पर से भी प्रश्न बनता है, किससे की थी? कार्क की पतली काट से की थी। और संरचना कैसे देखी थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान। कब की थी? 1665 में की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो जो सजीव होते हैं, सजीव पर भी प्रश्न आता है। जो प्रजनन कर सकते हैं वो सजीव होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें उपापचय क्रिया होती है। किसमें? सजीवों में। उपापचय क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, एक कैटाबॉलिक, एक एनाबॉलिक। जो श्वसन क्रिया है, जो हम सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं, वो एक कैटाबॉलिक क्रिया है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। अगर हम भोजन खाते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, क्योंकि जो भोजन होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो इससे परीक्षा में प्रश्न हमेशा आता रहता है, ठीक है। अब यहां से छात्रों और क्या प्रश्न बनेंगे? सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, यहां प्रश्न बन सकता है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो ये है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक, ध्यान रखना। और सबसे छोटी, संसार की सबसे छोटी कोशिका की बात करें बच्चों, तो यह है माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखें, माइकोप्लाज्मा गैलेप्सिटिकम। माइकोप्लाज्मा गैलेप्सिटिकम ऐसा कह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा गैलेप्सिटिकम जो है संसार की सबसे छोटी कोशिका है। अब हम अपने शरीर की बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? लंबी बात हो रही है तो यह है आपकी तंत्रिका कोशिका, जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं,
जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। दूसरी बात आती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका होती है आपकी ओवम। ओवम ध्यान रखें, लेकिन बच्चे क्या है स्पर्म सही कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो मानव शरीर में प्रजनन की सबसे बड़ी कोशिका होती है, प्रजनन कोशिका होती है, वो होती ओवम माने अंडाणु। ओवम माने अंडाणु। तो ये आपको इतनी जानकारी पता होना चाहिए। और दूसरी बात, मानव शरीर की ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हुई यहाँ पर, बड़ी कोशिका कहें, लंबी कोशिका कहें तो तंत्रिका कोशिका है। अब ये कहें शरीर की रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका, तो अपना जो शरीर है, शरीर के रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी आरबीसी। शरीर की इसकी रुधिर की ध्यान रखना, रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका है आरबीसी। और ऐसा प्रश्न आ जाए, शरीर की सबसे छोटी कोशिका है तो ए आरबीसी। ध्यान रखें, यहाँ पर देखो कंफ्यूज मत होना। मतलब संसार की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो यह है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलेप्सिटिकम। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यह है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। ठीक है, और प्रजनन की सबसे बड़ी सेल तो ये है आपकी ओवम, ये आपकी ओवम। और शरीर की रुधिर की माने खून की जो रुधिर होता है, तो रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका, रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका है आरबीसी। लेकिन जो आरबीसी है शरीर की सबसे छोटी कोशिका। यहाँ समझो, अपने शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी, लेकिन ये आरबीसी जो है रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई है। तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलेप्सिटिकम। ठीक है, और अपने शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है शरीर की? तो वो है आरबीसी, शरीर की छोटी कोशिका। लेकिन रुधिर की सबसे बड़ी है, लेकिन रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका है आरबीसी, लेकिन शरीर की ये सबसे छोटी कोशिका है आरबीसी। क्योंकि देखो लिम्फोसाइट भी होती हैं, प्लेटलेट भी होती हैं, डब्ल्यूबीसी भी होती है। ठीक है, तो इसका अपन एक चित्र बनाते हैं कोशिका का अपन एक चित्र बना लेते हैं। एक कोशिका हुई है, इसके अंदर एक रचना और होती है, और इसके अंदर एक रचना ए होती है। तो जो बाहर की रचना है इसे अपन बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बोलते हैं। और जो रचना है इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो रचना है आपकी, ये है आपकी केंद्रक। ये है आपकी केंद्रक। ठीक है, समझो बात। तो यहाँ पर जो बात आएगी, सजीव जो होते हैं, देखो जंतु जो हैं अपन लोग हैं, और पादप। ठीक है, जंतु और पादप। तो जंतुओं की कैसी कोशिका होती है, पादपों की कैसी कोशिका होती है, तो इसको अपन जान लेते हैं। तो देखो ये है कोशिका भित्ति। अब समझो कोशिका भित्ति का मतलब होता है भीत।
जो अपने घर में होती हैं। भीत क्या करती हैं? अपनी रक्षा करती हैं। आपको ये दिख रही है, ये क्या है? ये भीत है, मतलब ये रचना क्या है? भीत है, ठीक है। ये अपनी रक्षा करती हैं। इसी तरह पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के चारों तरफ एक परत पाई जाती है, उसे बोलते हैं अपन कोशिका भित्ति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल कहते हैं। तो अब बात आ जाएगी सेल वॉल जो है क्या जंतुओं में होती है? क्या जंतुओं में होती है? समझो बात। तो जंतुओं में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जंतुओं में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इनमें सेल वॉल होती है, ठीक। एक अपना पॉइंट यहाँ से परीक्षा में बनता है कि कोशिका भित्ति किस में उपस्थित होती है, किस में अनुपस्थित होती है। तो जो कोशिका भित्ति के पादपों में पाई जाती है, उपस्थित होती है। इसका कारण भी आप समझ लो। देखो, अगर कोशिका भित्ति इनके पास नहीं होती, जैसे अपन है, अपन चल फिर सकते हैं, अपन के साथ कोई दुर्घटना होती है तो अपन भाग भी सकते हैं, अपना मकान बना सकते हैं, अपनी भीत बना सकते हैं। पौधे कैसे भीत बनाते? दूसरी चीज है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। अब एक बात बताओ, कई लोग जानते होंगे कि एक कार होती है सेंट्रो कार होती है। अब सेंट्रो कार है, पौधों के पास होगी कि अपने पास होगी? जंतुओं के पास होगी, क्योंकि अपन भी जंतु हैं। तो सेंट्रोसोम है, माने जो सेंट्रो कार है, समझाने के लिए बता रहे हैं कि सेंट्रो कार। तो जो सेंट्रो कार है अपने पास होगी, मतलब सेंट्रोसोम जंतुओं में पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है लाइसोसोम, ठीक। तो लाइसोसोम, एक चीज सुनी होगी, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। कभी पौधों को आत्महत्या करते देखा है? नहीं देखा है। तो इससे एक तरीका है कि आप याद कर सकते हैं। तो लाइसोसोम जो है जंतुओं में पाया जाता है, और लाइसोसोम पादपों में नहीं पाया जाता। पादपों में नहीं पाया जाता। लाइसोसोम उपस्थित होता, लाइसोसोम उपस्थित नहीं होता। अब बात करते हैं हरित लवक की। हरित लवक, तो जो हरित लवक, हरे अपन तो होते नहीं हैं, तो माने हरित लवक जंतुओं में अनुपस्थित होता है और हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक हो गया आपका। दूसरी बात होगी रिक्तिकाएं। तो रिक्तिकाएं क्या करती हैं? ये भोजन का संग्रह करती हैं। अब अपन तो चल फिर करके खाना खा सकते हैं, पौधे नहीं खा सकते हैं। तो अपने रिक्तिकाएं नहीं होती हैं, इनमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं किनमें? पादपों में, पौधों में, ठीक है। और देखो, संचित भोजन, जैसे अपन ज़्यादा भोजन खा लेते हैं, 2 दिन नहीं खाए तो मर तो जाते नहीं हैं। तो अपने अंदर भी भोजन संचित हो जाता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में अपना भोजन संचित हो जाता है। ये कौन करता है? यकृत करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, वैसे ही लिखा रहा है यकृत, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और इनमें जो संचित भोजन है वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी सेल हो सकती है, ये आसपास का जो आवरण है सेल बाल माने दीवाल, माने अपन दीवाल मान सकते हैं, दीवाल, ठीक है। अपन तो दीवाल बना लेते हैं, पौधे नहीं बनाते हैं, तो पौधों के लिए ज़रूरी है। तो पौधों की कोशिका के चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है, और जंतुओं में ये अनुपस्थित होती है, ठीक है। ये अंदर जो रचना है ये क्या है? एक केंद्रक है, तो केंद्रक जो है ये आप समझ गए अच्छे से। वीडियो आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, ठीक है।
ये जो रचना है केंद्रक, समझो इसका नाम केंद्रक है। ये करता क्या है, ये करता क्या है, ये करता क्या है? तो जो केंद्रक है, जैसे आपने सरकार देखी होगी, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार जो सांसद के द्वारा बनती है, दिल्ली में है, तो वो क्या है, पूरे देश को नियंत्रित करती है। संविधान में कौन सा संशोधन होना है, ठीक है, संविधान में क्या हटाना है, क्या जोड़ना है, ठीक है, तो कौन करती है, केंद्रीय सरकार। इसी तरह बच्चों जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं, जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं, उनमें केंद्रक होता है। और ध्यान रखो, जंतुओं में केंद्रक केंद्र में होता है और पौधों में केंद्रक थोड़ा क्या है, अगल बगल भी हो सकता है, मानो कि यहाँ भी हो सकता है केंद्रक, पौधों में यहाँ भी हो सकता है, लेकिन जंतुओं में बिल्कुल केंद्र में होता है, ठीक है। तो जो केंद्रक होता है, इसका मुख्य काम क्या है, कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करना। तो केंद्रक का मुख्य काम क्या है, कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करना, ठीक है। अब केंद्रक में पाया क्या जाता है, केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, ठीक है। तो देखो डीएनए का पूरा नाम है, डीएनए का पूरा जो डीएनए होता है अपना पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी तरह बच्चों जो परमाणु होता है, अब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो परमाणु होता है, तो बच्चों परमाणु में भी आपने देखा होगा, जो परमाणु होता है, परमाणु में जो केंद्रक होता है, नाभिक होता है, उसमें बच्चों प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। देखो दो लोग यहाँ भी होते हैं और केंद्रक में भी देखो डीएनए और आरएनए पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आएगी, जैसे कि आप हो, वीडियो देख रहे हो, तो आपकी भी नाभि है, नाभि जानते हो, जो पेट में होती है नाभि। तो जो जब केमिस्ट्री की बात आएगी तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, अंग्रेजी में इसको न्यूक्लियस कहते हैं। अगर हम देखो, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो बच्चों इसे वहाँ नाभिक बोला जाता है, समझना। और अगर हम विज्ञान की बात करें बच्चों, तो विज्ञान में इसे अपन केंद्रक बोलते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। विज्ञान में जो न्यूक्लियस है, तो इंग्लिश दोनों की एक सी है, न्यूक्लियस, परमाणु का न्यूक्लियस जो होता है, परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो परमाणु जो केमिस्ट्री का न्यूक्लियस है उसे हम नाभिक बोलते हैं, केमिस्ट्री के न्यूक्लियस को, और विज्ञान के न्यूक्लियस को हम केंद्रक बोलते हैं। ये आपको थोड़ी सी जानकारी थी, तो आपको देखो यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर और क्या जरूरी है बच्चों, जो शैलवाल है ये किसकी बनी होती है, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, माने सेलुलोज, इसे अपन कह सकते हैं सेलुलोज, समझो बात। किसकी बात कर रहे हैं हम, कोशिकाभित्ति की। तो कोशिकाभित्ति अपने तो होती नहीं है, कोशिकाभित्ति अपने तो होती नहीं है, तो अपने होती नहीं है कोशिकाभित्ति, तो पौधों में कोशिकाभित्ति होती है। पूछ सकते हैं जब पौधों की जो कोशिकाभित्ति किससे बनी होती है, तो बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। सेल्यूलोज, ये हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, हमने यहाँ पर एक गलत लिख दिया है, ठीक है। तो एक कोशिकाभित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब यहाँ पर अपन को क्या समझना है, देखो अपन है एक कोशिकीय है, बहुकोशीय है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। यहाँ पर बात आएगी एक सेल वाले जीव और बहुत माने बहुकोशिकीय, बहुत सेल वाले जीव, बहुकोशिकीय जीव। देखो एक कोशिकीय सेल को, एक कोशिकीय जंतु कौन होते हैं, इससे याद कर लो, आयुपैप, आयुपैप, आ से अमीबा, यू से यूग्लिना, पे से पैरामीशियम। तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय सेल वाला होता है, ये बीच से टूट जाता है,
ठीक है, 2 भागों में बट जाता है। तो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये कोशिकीय जंतु होते हैं। और बहुत कोशिकीय अपन कैसे हैं, अपन बहुकोशिकीय। अपने शरीर के अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं, बहुत प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब अपनी उत्पत्ति कैसे हुई है वो अपन थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, कैसे अपनी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो नर और मादा माने महिला, मतलब पुरुष और महिला। ठीक है, तो इसका जो शुक्राणु है माने नर युग्मक और इससे बनेगा मादा युग्मक। ठीक है, मादा युग्मक बनेगा। ये दोनों जब बच्चों मिल जाते हैं, युग्मक जब मिल जाते हैं तो एक रचना बनती है युग्मनज। क्या बनती है? युग्मनज। और ये रचना है जी अगुणित है, दोनों ही कैसी हैं? अगुणित हैं। माने गुणसूत्रों का इनमें अगुणित सेट पाया जाता है, गुणसूत्रों का अगुणित सेट पाया जाता है। तो इसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं और इसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होते कि एक्स का मतलब चलो ऐसा कर लो, एक्स कर लो, एक्स वाई कर लो। ठीक है, तो इनमें गुणसूत्रों का बच्चों अगुणित सेट पाया जाता है। इसको ऐसा नहीं करो, इतना ही लिखो, ये गुणसूत्रों का अगुणित सेट होता है और इनमें 23 गुणसूत्र होते हैं, इनमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, युग्मक मिल जाते हैं तो युग्मनज बनता है। आपने हो सकता है अंग्रेजी में ऐसा से पढ़ा होगा, जाइगोट। ठीक है, और युग्मनज से कुछ समय बाद ये कैसी है? देखो, ये अगुणित रचना, ये अगुणित है, ये रचना जो है द्विगुणित बन जाती है। अगुणित मिलकर के क्या बनाते हैं? द्विगुणित रचना बनाते हैं। ठीक, द्विगुणित। तो युग्मनज द्विगुणित होता है, परीक्षा में पूछा था। और युग्मनज से कुछ समय बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है, और भ्रूण से कुछ समय बाद जीव बन जाता है। ये भी आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। ठीक है, और इसके बीच में 2-3 क्रियाएं और होती हैं, ये समझ लो थोड़ा बहुत। तो युग्मनज है, ये द्विगुणित कोशिका है। युग्मनज क्या है? युग्मनज जो है द्विगुणित कोशिका है, द्विगुणित सेल है, द्विगुणित कोशिका है। ठीक है, सेल जो है आप सभी जानते हैं, जब बहुत सारी सेलें मिल जाती हैं तो ऊतक बनता है। तो यहाँ पर बच्चों ऊतक बनता है। ठीक, ऊतक से आप सभी जानते हैं बच्चों अंग बनता है। क्या बनेगा? अंग, हाथ पैर नाक अंग बनता है। अंग से बाद बच्चों जीव बन जाता है, हम हैं, आप हैं। या ऊतक के बाद यहाँ भ्रूण भी लिख सकते हैं। ठीक है, भ्रूण बनेगा, फिर अंग बनेंगे, फिर एक जीव बन जाएगा। ठीक है, तो पूछा जाता है कि जायगोट बताओ, तो जायगोट द्विगुणित होता है, क्योंकि ये अगुणित है, 23 गुणसूत्र हैं। और जो युग्मनज है इसमें फिर 46 गुणसूत्र आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 46 गुणसूत्र इसमें आ जाते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करते हैं आपको समझ में आ गई है। और आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखें। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि ये केंद्रक की खोज किसने की थी? इस केंद्रक की खोज, इसकी खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दो शब्द एक से हैं, रॉबर्ट ब्राउन। देखो, ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज, एक केंद्रक की खोज, और हुक ने की थी पूरी कोशिका की खोज। पूरी जो कोशिका है उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट ब्राउन ने सिर्फ केंद्रक की खोज की थी। ये भी आपको यहाँ पता होना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाओ। और फिर पूछा जाए कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लीडन और सॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि ये कोशिका से ही सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई है। ये कोशिकाओं ने बताया, स्लीडन और सॉन ने बताया था। ठीक है, और कोशिका के संबंध में ब्रचो ने भी महत्वपूर्ण काम किया था। और यहाँ पर बच्चों क्या भरा होता है? यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा होता है, ये पूछ सकते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है। और अभी अगले वीडियो में बहुत आपको इम्पोर्टेंट जानकारी फिर बताएंगे, मतलब एक एक शब्द अपना बहुत कीमती है। ऐसे अगले वीडियो में बताएंगे कि प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म जीवित होता है किसने कहा? पुरकिंजे ने कहा। प्रोटोप्लाज्म जीवित द्रव है किसने कहा? पुरकिंजे ने कहा। ठीक है, और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करते हैं आपको समझ में आ गई है। कोशिका सभी जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है,
और जिस तरह से मकान अपना ईंटों से बना होता है तो कोशिका से भी अपना शरीर बना होता है। आपने अपने स्कूल में माइक्रोस्कोप के द्वारा कोशिकाएँ देखी होंगी, नहीं देखी हो तो बता देना। बिल्कुल ऐसा लगेगा, आप देखेंगे एक प्याज ले आना, आप प्याज की एक पतली सी परत निकालेंगे, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई दीवार हो, ठीक है। तो आपने कभी इसको पढ़ा ही होगा कि जिस तरह से मकान ईंटों से बना होता है उसी तरह अपना शरीर भी कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। तो ये जानकारी थी आपके लिए। तो इस वीडियो को कई बार चलाओ, देखो, याद करो अच्छे से। जल्दी हम दूसरा वीडियो आपके लिए लाने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।